देखो, अगर मान लो हमारे पास किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। मान लो हमने मान लिया एक आर वन वेक्टर में उसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, या डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में भी दिया जा सकता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ए वन आई प्लस मान लो हमने ए वन बी वन जे प्लस सी वन के मान लिया, और आर टू वेक्टर मान लो हमने मान लिया ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। अब अगर मान लो हमको दोनों वेक्टर के बीच में वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना, आर वन का मॉड फिर आर टू का मॉड और कॉस थीटा, यही तो होता है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई का आई के साथ, यानी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, और आर वन का मॉड कितना आ जाएगा? ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर, और आर टू का मॉड ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर, है ना। और ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, और फिर ये ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। ठीक, अगर मान लो हमारे पास यही इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मान लो डायरेक्शन रेशियो, ये रेशियो डायरेक्शन ए वन बी वन सी वन क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। आप लिख सकते हो ए वन बी वन सी वन आर द डायरेक्शन रेशियोज, और ये भी क्या है? ए टू बी टू एंड सी टू आर डायरेक्शन रेशियोज, ये भी डायरेक्शन रेशियो है। अगर मान लो हम यही वेक्टर आर वन वेक्टर किसके टर्म्स में लिखते हैं? डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में लिखते हैं। एल वन आई प्लस एम वन जे प्लस एन वन के मान लो लिखते, और आर टू वेक्टर को एल टू आई प्लस एम टू जे प्लस मान लो एन टू के मान लो हम लोग लिखते। तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉस थीटा ऐसे बन जाता है, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू बन जाता, एन वन एन टू। नीचे वाला टर्म्स एल वन स्क्वायर एम वन स्क्वायर और एन वन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसलिए ये सारी वैल्यू अगर मान लो मैं लिखता है एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है। यही एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर के इक्वल हो जाता। ठीक है, इसमें केसेस बनाओगे कि अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू मान लो 90 डिग्री हो गया, तो उस केस में कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर 0 हो जाएगा तो क्या लिखोगे? देन ए वन ए टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते 0 हो जाएगा, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। या अगर मान लो हम डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में लिखते हैं, तो एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू का वैल्यू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आता है। लेकिन अगर मान लो अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अच्छा इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये दोनों लाइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि बोथ लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, ये कौन सा केस है? बोथ लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाला केस है। और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? देन बोथ लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और इस केस में क्या आएगा? अगर थीटा आप मान लो 0 करते हो, तो थीटा अगर मान लो आप 0 करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर मान लो मतलब कॉस 0 का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू 0 कॉस 1 हो जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, या एक और तरीका होता है आप ना इसको साइन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, मतलब ये भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इज इक्वल टू एन वन एन टू इज इक्वल टू 1।
ठीक है, क्योंकि L1 L2 M1 M2 के टर्म्स में तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन इसके टर्म्स में हमारा क्या प्रॉब्लम आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और फिर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा हमारा लेंथी हो जाता है। हम इससे अच्छा क्या करते हैं ना, इसको साइन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और साइन थीटा में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, जैसे मान लो ये कॉस थीटा का वैल्यू था, साइन थीटा का वैल्यू अगर मान लो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें हम अगर रखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा साइन थीटा के टर्म्स में वो क्या आएगा पता है, थोड़ा सा लेंदी आएगा, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो हमारा वैल्यू आएगा A1, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, ठीक, और डिवाइड बाई वही रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक, ये आपका आएगा। अगर मान लो अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर आप जीरो रखते तो ये क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है। और अब अगर मान लो जीरो हो रहा है इस केस में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। अगर अब जीरो होगा तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा पता है, ये A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और अगर मान लो ऐसा हो रहा है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, जैसे सपोज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो ये तभी पॉसिबल है जब A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू जीरो, यानी सब अलग अलग इक्वल टू जीरो में आ जाए, ठीक है। तो अगर सबको अलग अलग जीरो करोगे तो उस केस में हमारा एक वैल्यू आएगा, माना रिलेशन अगर निकालोगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, ये हमारा रिलेशन निकल के आएगा, इक्वल टू लेमडा करके, और सबको इक्वेट करोगे या इक्वल टू जीरो कर दो सभी को, तो यहाँ से हमारा A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। या अगर मान लो इनकी वैल्यू यानी डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में निकालोगे तो वहाँ L1 अपान L2 इज इक्वल टू M1 अपान M2 इज इक्वल टू N1 अपान N2, ये वैल्यू हमारा आएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल की कंडीशन हो जाती है, मतलब दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या इससे रिलेटेड। जैसे मान लिया क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि फाइंड द एंगल between the lines given by r vector is equal to 2i plus 3j plus 4k और प्लस माइनस लेमडा टाइम्स 3i माइनस 4j प्लस 5k, और दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ r वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस के, फिर माइनस s इंटू 2i माइनस 3j प्लस 4k। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा ना, क्या ध्यान रखना होगा कि अगर मान लो आपने a1 वेक्टर को कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, a1 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b1 वेक्टर अगर आप निकाल रहे हो तो क्या आएगा, माइनस 3i प्लस 4j प्लस माइनस 5k। ऐसे ही a2 वेक्टर क्या आ जाएगा, i माइनस जे प्लस के, और b2 वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k। ये माइनस सामने में लगा हुआ है ना, वो अंदर मल्टीप्लाई होगा।
अब दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, तो देख लो कितना है। फार्मूला लगाना है। जनरली हम लोग एंगल किसके बीच में निकाल रहे हैं, B1 और B2 अगर मान लो R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी है, और B1 और B2 के बीच का ही तो एंगल निकालना है हमको, बाकी पॉइंट्स जहाँ से पास कर रहे हैं उससे हमको क्या लेना जाएगा, समझ रहे हो। मतलब अगर मान लो मैं कैलकुलेट करूँ तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, B1 डॉट B2 डिवाइड बाई B1 B2, यही तो आएगा, सिंपल है ना शायद। हाँ, वेक्टर फॉर्म में मैंने बताया ही नहीं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस आप लिखते हो तो यही फार्मूला होता है, B1 cos मतलब R वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स क्या होता है, मान लो A1 B1 लिख लिया ऐसे, और R वेक्टर इज इक्वल टू दूसरा मान लो लिखा A2 प्लस लेमडा टाइम्स B2 लिखा। तो जहाँ से पास करता है उस पॉइंट से हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, B1 और B2 के बीच का एंगल। तो वो क्या आ जाएगा, B1 डॉट B2 डिवाइड बाई B1 B2 का मॉड। तो ये हमारा एंगल निकल के आएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है तो कार्टेशियन फॉर्म में तो हमारा जो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में तो हमने फार्मूला ही बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर मान लो हम ऐसा इक्वेशन दें तो ये भी तो बन ही जाना चाहिए, x1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइड बाई 6 एंड x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 4। तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको कैलकुलेट करना है, हो जाना चाहिए, करके देखिए क्या है। तब तक एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको मैं नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अलाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विथ द डायगोनल्स of a cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/, ये आएगा। पहले तो आप इसको ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, ठीक है। यानी कोई लाइन है जो इनके डायगोनल्स के साथ, 4 डायगोनल्स होंगे, है ना, और इनके डायगोनल्स के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बना रहा है। तो हमको ये प्रूफ करना है, ठीक। तो पहले हमने क्या किया, लेट इनके एक क्यूब बना दिया और इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की बात मानो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं चलो यही ले लेता हूँ, ए बी और ये सी ले लिया, फिर ये डी ले लिया, ये ई ले लिया, फिर इसको मान लो एफ ले लिया, और फिर हमारा जी मान लो ऐसे हो गया, और इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक। अच्छा, इसमें हमारे कितने डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स जो आएंगे वो कौन कौन से होंगे ये देख लो। डायगोनल्स जो होगा वो आएगा, एक तो ओ ई आएगा, ठीक, और क्या आएगा, ओ ई के बाद ए डी आएगा एक, ठीक, फिर क्या आएगा, बी जी आएगा, बी जी, और कौन आएगा, सी एफ, हाँ सी एफ आ जाएगा। ये 4 डायगोनल होंगे इसके अलावा और कोई डायगोनल नहीं होंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस डायगोनल भी बोलते हैं। तो ये हमारा 4 डायगोनल आएंगे,
और ये 4 डायगोनल में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास एक क्यूब शेप का घर है तो उसमें ये डायगोनल का मतलब ये होता है कि जो सबसे लंबा अगर मान लो कोई स्केल या कोई मेजरमेंट जो सबसे लंबा उसमें कोई स्केल आ सकता है तो उसको हम लोग एक तरह से डायगोनल के लेंथ के इक्वल आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। जो सबसे बड़ा लेंथ होगा वो डायगोनल के इक्वल कहलाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में। पहले तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो अगर ये z कोऑर्डिनेट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 0। अगर मान लो इस क्यूब के साइड का लेंथ a है, स्मॉल a, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 0 a आएगा। b का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा a 0 आएगा x और फिर z डायरेक्शन में ना, तो x और z डायरेक्शन में अगर आप चाहोगे तो क्या आएगा a 0 a आएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में हम तो कुछ चल ही नहीं रहा, तो a 0 a हमने मान लो ले लिया। फिर c कोऑर्डिनेट क्या आएगा a 0 0। d कोऑर्डिनेट किधर जा रहे हैं a, फिर y कोऑर्डिनेट a और फिर 0। फिर यहाँ पे क्या आएगा g का वैल्यू उससे 0 आएगा, a आएगा फिर 0 आएगा। फिर f कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ z कोऑर्डिनेट हमारा आएगा और y कोऑर्डिनेट आएगा, यानी x 0 आएगा और a, ठीक। और ऐसे e में तो सब आएंगे a ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, देखो अगर मान लिया हम इस OE की बात करते हैं तो OE का डायरेक्शन रेशियो अगर किसी भी डायगोनल की ही बात करते हैं या किसी भी 2 पॉइंट की बात करते हैं तो अगर उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता होता है तो हम लोग उसकी डायरेक्शन रेशियो तो निकाल सकते हैं ना। ये तो हमको पता ही है कि कैसे हम लोग निकालते हैं, हाँ या ना बताओ। किसी भी डायगोनल की अगर मान लो बात करते हैं यहाँ पे, तो इस डायगोनल में जैसे O और E की बात करता हूँ और O का कोऑर्डिनेट एक्चुअली ओरिजिन है तो यहाँ तो 0 0 होगा, तो O का कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो OE का अगर मैं डायरेक्शन रेशियो पूछूं तो OE का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ऐसी तो आता है। जैसे मान लो आप यहाँ पे लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OE तो क्या लिखोगे बताओ, a माइनस 0 यानी यही आ जाएगा तीनों का, यानी a आ जाएगा। अगर मान लो डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OE क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी a√3 आ जाएगा। यहाँ पे भी a डिवाइड बाई a√3 और यहाँ पे भी a डिवाइड बाई a√3 आ जाएगा, मतलब 1/√3 और 1/√3 आ जाएगा। अच्छा, ये हमने ऐसी OE निकाल लिया, ऐसी AD निकाल लो फॉर AD के लिए बताओ क्या आएगा, तो D माइनस ए मान लो हमने कर लिया, तो D और A हमारा क्या है a माइनस 0 a आएगा, फिर a माइनस 0 यहाँ भी a आएगा, 0 माइनस a यानी माइनस a आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन रेशियो आएगा, डायरेक्शन कोसाइन जो आएगा वो क्या आएगा 1/√3 और माइनस 1/√3 आ जाएगा। ये AD का आ गया। फिर ऐसे ही BG के लिए निकाल लो, तो BG का अगर मान लो आप निकालते हो तो G माइनस B कर रहे हैं ना, तो G माइनस B करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस a यानी माइनस a, फिर a माइनस 0 यानी a और 0 माइनस a यानी माइनस a, तो मतलब क्या आएगा माइनस 1/√3 और ये माइनस 1/√3। ऐसे ही लास्ट वाला CF का आप निकाल लो f माइनस c, तो f माइनस c आप करोगे तो क्या आएगा 0 माइनस a यानी माइनस a और a माइनस 0 यानी a और a माइनस 0 यानी a, तो कितना आ जाएगा माइनस 1/√3 और ये 1/√3, ये हमारा आ जाएगा। अब अगर मान लो हमको डायरेक्शन कोसाइन पता चल गया तो कोई लाइन होगा इस AD, ये जो हमने OE मान लो निकाला है, OE और उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मान लो हम मान के चल रहे हैं कि L, M और N होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमको एंगल बताया गया है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, वो क्या है, वो ये है उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमको पता होगा। तो मान लेते हैं कि लेट
that line have डायरेक्शन कोसाइन एज एल एम एंड एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लाइन और ये इस डायरेक्शन कोसाइन के बीच का एंगल हमको कितना दिया हुआ है, कॉस अल्फा दिया हुआ है। तो हम कैसे यूज करेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू L/√3, ऐसे तो यूज करते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही तो फार्मूला होता है। तो L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3, ये कॉस अल्फा आ गया। ठीक, ऐसे ही कॉस बीटा भी आप निकाल सकते हो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो कॉस बीटा के लिए हम किसको यूज करेंगे, ये हमने OE को यूज किया, AD को यूज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3 आ जाएगा। ऐसे ही कॉस बीटा हमारा आ गया, कॉस गामा यूज कर लेते हैं। तो कॉस गामा हमारा कितना आ जाएगा, L/√3 प्लस M/√3, L/√3 प्लस M/√3, नहीं यहाँ पे माइनस यहाँ पे आएगा, और M/√3 माइनस LM N/√3। और लास्ट वाले में हमारा क्या आ रहा है, M का वैल्यू कॉस डेल्टा। तो कॉस डेल्टा का वैल्यू L माइनस M प्लस N डिवाइड बाई √3 कर लिया, मान लो ऐसे कर लिया। अब बस ये चारों इक्वेशन को आपको क्या करना है, स्क्वायर करके और ऐड कर देना, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कुछ ऐसे आएगा। मान लो मैं चारों को स्क्वायर करके और ऐड कर देता हूँ, तो हमारा वैल्यू आएगा L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √3 में एक साथ ही बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ 3, ठीक, सभी से। तो पहला L प्लस M प्लस N, दूसरा माइनस L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, तीसरा माइनस L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर, और चौथा L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर। ठीक, सभी को स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो देखो सब जगह L स्क्वायर आएगा, M स्क्वायर आएगा, N स्क्वायर आएगा, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स आएंगे वो सब जगह कैंसिल हो जाएगा, सब कट जाएगा। तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर यानी सबको आप सॉल्व करोगे तो सबका LM MN ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, और ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4/3 फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लोगे तो